नमस्कार बच्चों। पिछले व्याख्यान में हमने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने बुद्धकालीन कुछ जनपद पढ़े थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जनपदों की सामान्य प्रवृत्तियाँ। उक्त जनपदों की शासन व्यवस्था में हमने देखा कि कुछ जनपदों में तो राजतंत्रात्मक था, कुछ में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी और कुछ राजतंत्रात्मक होते होते वो धीरे धीरे गणतंत्र में भी परिवर्तित हो गए थे। इन जनपदों के जो शासक थे अधिकांश क्षेत्रीय वर्ण के सदस्य थे। कहीं कहीं द्विज जाति के राजा भी रहे, जैसा कि एक जातक कथा में उल्लेख आता है। एक अत्याचारी राजा के स्थान पर एक ब्राह्मण को राजा बनाया गया, परंतु ऐसा उदाहरण बहुत कम मिलता है। सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं विकेंद्रीकरण। सभी जनपद अपने अपने भू क्षेत्र में देश अथवा राष्ट्रीय भावनाओं को पाले हुए अन्य जनपद से प्रतिस्पर्धा रखते थे। ऐसा कोई जनपद नहीं था जिसका आधिपत्य दूसरा जनपद मानता हो। इस रूप में डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार जनपद युग में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। इसे यद्यपि जनपदों का स्वैच्छिक विकास अवश्य हुआ, किंतु देश में ऐसी किसी एकीकृत इकाई का संगठन नहीं हो सका। फलस्वरूप स्थानीय चेतना एवं स्थानीय स्वराज्य बाहरी आक्रमणों के विरुद्ध कच्चे मकान की तरह ढह गए। फिर दूसरा जो इसकी प्रवृत्ति में आता है वो मित्रता एवं सामाजिक संबंध। अलग अलग जनपदों में अपनी अपनी स्थिति कि जहाँ युद्ध से बात न बने तो वैवाहिक संबंध या मित्रता का प्रस्ताव और मित्रता वैवाहिक प्रस्ताव अगर कोई ठुकरा देता है उसके बाद अति अवश्य युद्ध किया जाता है। कौशल के राजा महाकौशल ने अपनी पुत्री का विवाह मगध के राजा बिंबिसार से किया। कौशल के राजा महाकौशल। वत्स के शासक उदयन ने अवंती के राजा प्रद्योत की पुत्री वसुदत्ता से तथा शाक्य प्रमुख शूद्रोदन ने अपने पुत्र गौतम का विवाह कोलीय राजकुमारी यशोधरा से किया। इस प्रकार इन संबंधों ने परस्पर मित्रता स्थापित करने में सहायता की। बच्चों, इनको याद करने का एक तरीका है, आप 3 कॉलम बना लीजिए। कहाँ का शासक कौन और किसने किस प्रांत के शासक के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो कौशल का था महाकौशल, उसने मगध के राजा बिंबिसार से। वत्स के शासक उदय ने अवंती, वत्स और अवंती, और शाक्य प्रमुख शूद्रोदन ने गौतम का विवाह कोलीय राजकुमारी यशोधरा से किया। इस प्रकार इनको आप 3 चरणों में बांटते हुए याद करेंगे। इस प्रकार इन संबंधों ने परस्पर मित्रता स्थापित करने में सहायता की। तो इन संबंधों के परिणामों ने साम्राज्यवादी भावना को उग्र भी किया। उदाहरण कौशल के प्रश्नजीत द्वारा शाक्य राजकुमारी के भ्रम में दासी से विवाह तथा उसके पुत्र वुडब द्वारा शाक्यों पर आक्रमण आदि। प्रत्येक शक्तिशाली जनपद अपने पड़ोसी जनपद को जीतने और अपने जनपद को विस्तृत करने के प्रयत्न में लगा हुआ होता है। पहले मगध और अंग में, जिसमें मगध विजयी रहा, काशी और कौशल के लंबे संघर्ष में कौशल सफल हुआ। वत्स ने हय गणतंत्र को नष्ट किया तथा अंत में मगध, कौशल एवं अवंती में साम्राज्य स्थापित करने की होड़ आरंभ हुई। फिर हम लेते हैं कि गणराज्यों की शासन प्रणाली किस प्रकार थी। तो यहाँ के जो शासक है, पहले भी मैंने आपको बताया इसी में कि अधिकतर क्षेत्रीय थे। तो शासन प्रणाली का जो सिरमौर है वो कौन होता है? राजा या गणपति। सभी राजतंत्रीय अथवा गणतंत्रीय राज्य का अधिपति राजा
गणपति गणश्रेष्ठ गणराज या संघ मुख्य कहलाता था। बौद्ध साहित्य में राज्य के अधिपति को महासम्मत अर्थात सब व्यक्तियों द्वारा सम्मत होकर गद्दी पर बैठना तथा क्षेत्रीय अर्थात क्षेत्रों का रक्षक आदि संज्ञाओं से पुकारा गया। इससे सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि राजतंत्र एवं गणतंत्र में राजा की स्थिति स्वेच्छाचारी नहीं थी, वो निरंकुश नहीं थे। उनका पद पैतृक था, किंतु प्रजा की आकांक्षाओं के विरुद्ध कार्यकर्ता जो नरेश होता था उसको गद्दी से हटाया जा सकता था। शासक सिद्धांत राज्य का स्वामी नहीं था, उसका कार्य प्रजापालन, अपराधियों को दंड देना एवं बाहरी आक्रमणों से देश की सुरक्षा करना। बहुत साहित्य में राजा के 10 धर्म बतलाए हैं। पहले भी मैंने आपको बताया, फिर बता देती हूँ। जैसे तथा अविरोधन, राजतंत्र का राजा या गणतंत्र का राष्ट्रपति अपने देश का शासन संचालन के लिए मंत्री परिषद के परामर्श पर निर्भर करता है। फिर वही आती है शासन की एक कड़ी, वो राजा है, उसके बाद मंत्रिमंडल है। तो राजतंत्रात्मक राज्यों में राजा की सहायता के लिए, और वर्तमान समय में भी मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री की सहायता के लिए आमत्य होते थे। उस समय आमत्य कहा जाता था। बौद्ध स्त्रोतों के अनुसार आमत्य में शील यानी उदात्त चरित्र और प्रज्ञा अर्थात बुद्धिमत्ता के गुण होना आवश्यक था। राजा की मृत्यु उपरांत उसकी भूत क्रिया संपन्न होने तक राज्य का संचालन मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता था। तत्पश्चात इसी मंडल द्वारा निश्चय किया जाता था कि राजगद्दी पर किसे बिठाया जाए। राजा की असमर्थता या अनुपस्थिति में यही मंडल शासन सूत्र अपने हाथ पे रखता था। इसकी शक्ति के बारे में ये कहना काफी है कि कौशल नरेश प्रश्नजित जैसा शक्तिशाली शासक भी मंत्रियों से परेशान था। आमत्यों में सबसे जो प्रधान स्थान था वो पुरोहित का था। इसके अतिरिक्त सेनापति, भांडाकरिक, न्याय मंत्री और रज्जुक राजस्व मंत्री के नाम से विशेष उल्लेखनीय थे। गणतंत्र में शासन कार्यों में सहयोग देने के लिए परीक्षा नामक संस्था होती थी। इसका सभापति ही गण का मुख्य होता था, जिसका निर्वाचन निश्चित काल के लिए होता है। गणतंत्र के अन्य मुख्य अधिकारों में उपसभापति, सेनापति और अन्य सदस्य होते थे। परीक्षा जो आधुनिक राज्यसभा राजा को परामर्श का काम करती थी। तो यहाँ पर आपने देखा कि मंत्रिमंडल और परीक्षा नामक एक संस्था होती है जो राजा के कार्यों में उनकी मदद करती है। फिर है संस्थागार। उल्लेखित परीक्षा की बैठक संस्थागार नामक भवन में होती थी। एक भवन है जहाँ पर इन सदस्यों की बैठक है। और इस संस्थागार को, जैसे परीक्षा को हमने नाम दिया है, परीक्षा उसको राज्यसभा, तो संस्थागार आधुनिक लोकसभा के अनुरूप सामाजिक राजनीतिक संस्था थी। परिषद की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या निश्चित थी, जिसको गणपति कोरम भी कहा जाता था। कोरम के अभाव में निर्णय अमान्य माना जाता था। प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कार्य संभव सेनापति करता था, जिस पर वाद विवाद के पश्चात बहुमत द्वारा निर्णय किया जाता था। मत प्रकट करने हेतु रंगीन शालाकाएं दी जाती थी, जिन्हें शालाका ग्राहक द्वारा एकत्रित कर सभापति द्वारा पक्ष विपक्ष में बांटा जाता था। सदस्य की अनुपस्थिति में उसकी सम्मत लिखित रूप में मांग ली जाती थी। संस्थागार में बैठने के स्थान पर आसन तथा इनकी व्यवस्था का कार्य आसन प्राध्यापक नामक अधिकारी के द्वारा किया जाता था। फिर है सैन्य व्यवस्था। सेना का मुख्य सेनापति होता था, जिसके ऊपर राजा या गणपति सर्वोच्च सेनाध्यक्ष होता था। सेनापति अपनी विशेष उत्तरदायित्व और योग्यता के कारण शासन के मामलों में काफी प्रभाव डाल सकता था। सैन्य संचालन
राज्य का सैनिक होता था। फिर आती है इसकी अद्भुत न्याय व्यवस्था। न्याय की इन गणतंत्र में पूर्ण व्यवस्था थी। इस काल में न्याय का कार्य सामाजिक व आर्थिक संगठनों में स्थापित कर दिया गया। महापरिनिर्वाण सूत्र की बुद्ध घोष द्वारा टीका में वजियों की न्याय व्यवस्था पर प्रकाश डाला और उस समय इस गणतंत्र में सात न्यायालयों की चर्चा की गई है। इस प्रक्रिया के अपराधी को व्यावहारिक सूत्रधार, अटकुल, सेनापति, उपराजा या राजा गणपति के सम्मुख न्याय हेतु उपस्थित होना पड़ता था। राजा को दंड देने का अधिकार नहीं था। वह इसे पवनीपोत्यक नामक दंडाधिकारी के पास भेजता था। एक विचित्र बात है कि राजा दंड नहीं दे सकता था, वह इसे एक पवनीपोतक नामक दंडाधिकारी के पास भेजता था। इस प्रकार जनपदकालीन न्याय व्यवस्था समता और स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित थी। इस व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर R.C. मजूमदार लिखते हैं, नागरिक सुरक्षा की इतनी अच्छी व्यवस्था संसार में बहुत कम देखने को मिलती है। इस व्यवस्था में अपराधी छूट तो सकता था, पर उसे दंड तभी मिल सकता था जबकि उसका अपराध संपूर्ण प्रक्रिया से पूर्णतः सिद्ध हो जाए। कुछ ने इस प्रक्रिया को न्याय विलंब की दृष्टि से विश्लेषण करते हुए दोषपूर्ण भी माना है। फिर शासन की जो अंतिम कड़ी है और वर्तमान समय में भी है, ग्रामीण शासन व्यवस्था। उस समय पुर एवं ग्राम, पुर से उसका तात्पर्य राजधानी से था। इस व्यवस्था इसके व्यवस्थापक को भोजक भी कहा जाता था। इस अपराध एवं नियुक्त करने का अधिकार राजा को था। मदपान, जुआ, पशु हिंसा आदि को निषेध करने का, प्राय अभियोग करने का, निर्धनों की सहायता करने आदि के कार्य भोजक करने पड़ते थे। तो ये थी गणराज्य की शासन व्यवस्था। अब आपने महाजनपद पढ़ लिए, राज्य शासन व्यवस्था पढ़ ली। अब हम बात करते हैं गणराज्यों के पतन के कारण। ऐसे क्या कारण थे कि ये गणराज्य जो व्यवस्था थी, ये जो महाजनपद थे, इनका पतन हुआ। तो कुछ पॉइंट है यहाँ पे जिनको आप भी इनके कारण पढ़े हैं उद्भव में, आपने पूरा पढ़ लिया तो उसमें से आप निकाल भी सकते हैं। सबसे मेन जो कारण है वो ये था कि यहाँ की जो स्थायी सेना था उसका वित्तीय भार पड़ रहा था। असफल गुप्तचर व्यवस्था थी। अनावश्यक बातें गुप्त रखी जाकर महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रत्येक व्यक्ति अनजान रहे, किंतु प्रजातंत्र के अत्यधिक उल्लास ने महत्वपूर्ण विषयों को भी जनता के लिए समाचार बनाना शुरू कर दिया। इससे अन्य अतिक्रमण पिपासु राज्य गुप्त बातों का भेद बातों में प्राप्त कर अपने आक्रमण नीति को क्रियान्वित कर देते थे। फिर है स्थायी सेना का वित्तीय भार। गणराज्यों में प्रत्येक व्यक्ति सैनिक होता था, किंतु उसने स्थायी सैनिकरण प्रवृत्ति ने गणराज्यों की अर्थव्यवस्था में सैनिक भार डाल दिया। इसके साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति सैनिक रहते हुए स्वराज्य की भावना से ओतप्रोत था, किंतु आक्रमणों में परास्त राज्य शीघ्र ही विजय के सम्मुख ध्वस्त होता गया। अधिकारियों का चारित्रिक पतन इस व्यवस्था के पतन में कारक है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में स्वयं को उत्तम दिखाने का प्रयत्न करता, उस पर लोक मर्यादा का प्रभाव रहता, जिससे मनुष्य का चारित्रिक पतन नहीं होता। दूसरे राज्य की प्रशासनिक इकाई व्यक्ति न होकर संस्था होती थी। इससे प्रशासनिक कार्य तो सरल हो जाता, परंतु गणराज्यों में सामंत तंत्र के लक्षण आ जाने से प्रशासनिक अधिकारियों का उपयुक्त वितरण लुप्त हो गया और आर्थिक एवं स्थानिक संस्थाओं के स्तर पर शासन शक्ति, राजनीतिक सत्ता संस्था केंद्रित हो गई। परिणामस्वरूप व्यक्ति में लोक मर्यादा का भय जाता रहा। वहीं से चारित्रिक पतन शुरू हुआ। फिर है
इस शासन व्यवस्था की एक कमजोर कड़ी के रूप में लंबी न्याय व्यवस्था थी। जनता राजतंत्र की न्याय व्यवस्था के प्रति आकर्षित होते हुए भी इन यंत्रात्मक शासन व्यवस्था के विरुद्ध होने के साथ साथ बाहरी आक्रमणों के समय उदासीन बनी रही। इन सभी कारणों का सामूहिक परिणाम गणतंत्र के पतन का कारण माना जा सकता है। इनमें से कुछ का पतन मगध साम्राज्य के विस्तार एवं यूनानी आक्रमण के दबाव के फलस्वरूप हुआ। कालांतर में जर्जर होते गणराज्य को पूर्णतः समाप्त कर प्रसिद्ध मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने जीत कर भारत को एक राजनीतिक सत्ता प्रदान की। तो ये जितने भी महाजनपद थे वो धीरे धीरे अन्य में सम्मिलित होकर उनकी जो स्वतंत्र गणतंत्रात्मक प्रशासनिक शासन प्रणाली थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। उसमें से बच्चे कुछ प्रश्न बन रहे हैं, उस प्रश्न को मैं यहाँ ले वजिष्ठ की कपिलवस्तु थी या उज्जैनी थी या वैशाली थी या कुशीनगर थी। सही उत्तर आपको लिखना है। महात्मा बुद्ध के आविर्भाव के समय मगध पर किस राजवंश का शासन था? हर्यक वंश था, नागवंश था, नंदवंश था या इक्ष्वाकु वंश था? ये आपको देखना है। अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? चंपा थी, श्रावस्ती थी, वैशाली थी या पोतेन थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल के प्रश्नजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह किस मगध नरेश के साथ किया? बिंबिसार के साथ, अजातशत्रु के साथ, शिशुनाग के साथ या बृहद्रथ के साथ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयन किस महाजनपद का राजा था? तो कौशल का था या वत्स का था, ये तेजी का था या कुरु का था? ये कुछ प्रश्न हैं इस एक नंबर से, वो उसमें से बने हैं। कुछ बड़े प्रश्न ऐसे बनेंगे कि प्राचीन भारत के 16 महाजनपद कौन कौन से थे और इनकी विशेषता, या बुद्धकालीन गणतांत्रिक राज्यों पर एक निबंध, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के बारे में आप क्या जानते हैं? इन प्रश्नों को लेते हुए आप छोटे छोटे प्रश्न जो आपको पढ़ा दिया गया उसमें से निकाल के, और जो प्रश्न मैंने बताया है कुछ डिस्टर्बेंस बीच में ज़रूर आ गया है, तो मैं प्रश्न थोड़ा सा अगर रिवाइज करूं तो देखें आप। पहला प्रश्न ये था कि वजिष्ठ संघ की राजधानी कहाँ थी? कपिलवस्तु, उज्जैनी, वैशाली या कुशीनगर? महात्मा नागवंश का था, नंद वंश का था या इक्ष्वाकु वंश का था? नेक्स्ट, अंग महाजनपद की राजधानी थी, चंपा थी, श्रावस्ती थी या वैशाली थी या पोतेन थी? नेक्स्ट, कौशल के प्रश्नजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह किस मगध नरेश के साथ किया? बिंबिसार के साथ, अजातशत्रु के साथ, शिशुनाग के साथ या बृहद्रथ के साथ? उदयन किस महाजनपद का राजा था? कौशल का था, वत्स का था, चेदी का था या कुरु का था? इसमें से आपको आंसर लिखना है। कुछ बड़े प्रश्न जैसे प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों के बारे में आप क्या जानते हैं, और बुद्धकालीन गणतांत्रिक राज्यों पर एक निबंध लिखिए। तो कुछ इसमें से प्रश्न इस प्रकार से बनेंगे और कुछ आप बना के इसको आगे याद करेंगे। धन्यवाद।